नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न शिक्षा जीएस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक कराने जा रहा हूं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और अपनी तैयारी करें। क्लास को शुरू करने से पूर्व आप अपनी पेन और कॉपी को साथ में लेकर बैठा करें और इम्पोर्टेंट फैक्ट को नोट किया करें। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। आर्टिकल 36 टू 51। भारतीय संविधान में आर्टिकल 36 टू 51 तक इनका वर्णन किया गया है। भाग 4 में है। आर्टिकल 36 में डेफिनेशन दी गई है स्टेट की आर्टिकल 36 में, और इनके बारे में डीपीएसपी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। यानी डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान में सम्मिलित कुछ आदर्श होते हैं। ये क्या होते हैं? आदर्श होते हैं। ये आदर्श होते हैं। भारत में के संविधान में सम्मिलित कुछ आदर्श हैं, ठीक है, जो किसी भी सरकार के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। किसी भी सरकार के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं ये, ठीक है, रास्ता बताने का कार्य करते हैं। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा ना तो परिवर्तित किए जा सकते और ना ही न्यायालय द्वारा लागू किए जा सकते, ठीक है। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है भारत में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, कल्याणकारी राज्य की रचना करना भी इनका मुख्य उद्देश्य है। आर्टिकल 36 से परिभाषित भाग में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो राज्य की वही अर्थ होगा जो भाग 3 के आर्टिकल 12 में है। आर्टिकल 12 में वही यहाँ इसमें डेफिनेशन दी गई है। आर्टिकल 37 इस भाग में अंतर्निहित तत्वों का लागू होना, यानी इस भाग में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय या प्रवर्तनीय नहीं होंगे, किंतु फिर भी इनमें अधिकाधिक तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं, ठीक है, और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी पथ प्रदर्शक का कार्य करेंगे स्टेट का ये। आर्टिकल 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यानी तीनों पहलुओं पर न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, यानी भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। कौन? राज्य विशिष्टता, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूह के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की समानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा राज्य। आर्टिकल 39 कहता है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं। ऐसे राज्य अपनी नीति का विशिष्टता इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से यानी कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। समुदाय के भौतिक साधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बांटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रित ना हो, ठीक है। और डी यानी कि पुरुषों और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो। और यानी पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग ना हो
और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिक को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल ना हो। अगला है चा, कह रहा है बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर की सुविधा दी जाए। ठीक है, और बालकों और अल्प व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि विधिक तंत्र इस प्रकार काम करे कि समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और वह विशिष्टतया यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक या किसी अन्य नियोग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय प्राप्त करने के अवसर से वंचित न रह जाए। उपयुक्त विधान या स्कीम द्वारा या किसी अन्य रीति से निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेगा। अगला है आर्टिकल 40 यानी ग्राम पंचायतों का गठन। कह रहा है राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियों और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वसत्ता शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। 41 आर्टिकल 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता तथा अन्य अनर्थ अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। आर्टिकल 41 के अनुसार अगला है आर्टिकल 42 राज्य की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करेगा। राज्य काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए और प्रसूति सहायता के लिए उपबंध करेगा। अगला है आर्टिकल 43 यानी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वहन मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशा तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त करने का प्रयास करेगा और विशिष्टता ग्रामों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। 43 का उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। आर्टिकल 43 एक के अनुसार ये कहता है राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थापनाओं या अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकार का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता। आर्टिकल 44 गोवा राज्य में लागू है और साथ ही उत्तराखंड ने भी इसे लागू करने के प्रस्ताव विधानसभा में रखा है। राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल सहायता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल 45 बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध। राज्य इस संविधान के प्रारंभ में 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। अगला है आर्टिकल 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि से संबंधित है। आर्टिकल 46 इसके अनुसार राज्य जनता के दुर्लभ वर्गों के विशिष्टता, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। ठीक है। आर्टिकल 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। इसके अनुसार आर्टिकल 47 के अनुसार है राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य की सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशिष्टता में मादक पेय और
पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध यानी रोक लगाने का प्रयास करेगा नशीले पदार्थों पर। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टता गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वध या प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। आर्टिकल 48 अगला है आर्टिकल 48 से यानी पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करना। राज्य देश के पर्यावरण और के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा आर्टिकल 48 ए के अनुसार। अगला है आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों तथा स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा आर्टिकल 49 के अनुसार। ठीक है, इसमें संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उनके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले यानी घोषित किए गए कलात्मक ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान हो या वस्तु का यथास्थिति लुंठन विरूपण या विनाश अपसारण व्ययन या निर्यात से संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। अगला है आर्टिकल 50 इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। कार्यपालिका न्यायपालिका और विधायिका तीनों अपने अपने क्षेत्र में काम करेंगे, एक दूसरे के क्षेत्राधिकार में दखल नहीं देंगे। अगला आर्टिकल है 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा राज्य का ये कर्तव्य है। यानी ए उसका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का। खा राष्ट्र के बीच न्यायसंगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का। संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और विधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास करेगा। और डी अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। ये थे DPSP से महत्वपूर्ण तथ्य जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। आइए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की कही हुई बातें के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को राज्य की आत्मा कहा है। तो पूछ लेता है DPSP को राज्य की आत्मा किसने कहा? राज्य की आत्मा। तो किसने राज्य की आत्मा किसने कहा? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने। तो ऑस्टिन ने DPSP को राज्य की आत्मा कहा है। ऐसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनोखी विशेषता कहा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और TT कृष्णमाचारी ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को वास्तव में भावुकता का कूड़ेदान कहा था। ये था डॉक्टर TT कृष्णमाचारी के शब्द। ठीक है। और KT शाह ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये शब्द थे KT शाह के। राज्य के नीति तत्वों को प्रशासकों की आचार संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को प्रशासकों की आचार संहिता कहा गया है। ठीक है, ये थे आपके महत्वपूर्ण तथ्य राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।